सभी विद्यार्थियों को वंदे मातरम। मैं विकास श्रीवास्तव, आपका यूपीएससी मार्गदर्शक, उपस्थित हूं यूपीएससी रियल टॉक के तहत एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर। क्या आप भी वर्षों की तैयारी के बाद यूपीएससी में आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है? क्या आपको बार बार आईएएस की तैयारी में असफलता का मुंह देखना पड़ रहा है? क्या हर बार प्रयास के बाद आपको सफलता नहीं मिल पा रही है? यदि आप इन कारणों से परेशान हैं और आप यह समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर इसका कारण क्या है, तो आज यूपीएससी रियल टॉक के तहत हम लोग इस बारे में बात करेंगे और इसका सही कारण भी जानेंगे और इसका सही निवारण भी जानेंगे। अर्थात आज हम लोग यूपीएससी रियल टॉक के तहत उस विषय को उठाने जा रहे हैं जो लगभग आईएएस की तैयारी करने वाले प्रत्येक परीक्षार्थी के समझ से समस्या आती है। और बहुत सारे परीक्षार्थी तो ये समझ ही नहीं पाते कि आखिर ये समस्या आ क्यों रही है, क्यों मैं बार बार असफल हो रहा हूं, क्या मैं इस योग्य नहीं हूं, क्या असफलता यही बता रही है, क्या असफलता केवल यही इंगित कर रही है कि मैं योग्य नहीं हूं। तो आज हम लोग अपने इस 20 वर्षों के अनुभव के आधार पर मैं आपको बताऊंगा कि आखिर बार बार असफलता का कारण क्या होता है। आज अपने 20 वर्षों के यूपीएससी तैयारी के अनुभव को मैं आपके समक्ष शेयर करूंगा और आपको बताऊंगा कि आखिर लगातार कई सालों से तैयारी के बाद बार बार यदि आपका यूपीएससी में सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है तो इसका वास्तविक कारण क्या है। देखिए, जब यूपीएससी का स्टूडेंट यूपीएससी का एग्जाम देता है तो कई सालों से यदि वह तैयारी कर रहा है और उसका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, सालों से परीक्षा की तैयारी के बाद बार बार एग्जाम देने के बाद यदि उसका हो नहीं पा रहा है सिलेक्शन, तो उसके समक्ष कई प्रश्न उठने लगते हैं। उसको लगता है कि क्या मैं अयोग्य हूं, उसको लगता है कहीं मैंने गलत लक्ष्य का चुनाव तो नहीं कर लिया, कहीं मैं गलत किताब तो नहीं पढ़ रहा हूं, कहीं मैं कम पढ़ाई तो नहीं कर रहा हूं। तमाम प्रश्न उसके समक्ष आने लगते हैं। और ये केवल एक विद्यार्थी नहीं, लगभग सभी विद्यार्थियों के समक्ष। तो हम लोगों का मूल कर्तव्य क्या है? अगर वर्षों का अनुभव हम लोग लिए तो हम लोग का मूल कर्तव्य यही है कि आपका सही मार्गदर्शन करें। असल में हम लोग तो मार्गदर्शक ही हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग का उद्देश्य केवल पैसा कमाना है, यूट्यूब पर रियल अपना वीडियो वायरल करना है। हम लोग का तो उद्देश्य यही होना चाहिए। अगर वर्षों हम लोगों ने संघर्ष किया है तो हम लोग का उद्देश्य तो यही होना चाहिए ना कि आपको सही दिशा दिखाएं। अपने नहीं पा पाए तो आपको पाने लायक बनाएं। अगर अपने सही दिशा का ज्ञान नहीं हुआ तो आपको सही दिशा का ज्ञान कराएं। भाई, एक बार दो बार में सफलता पा गया तो परीक्षा पास कर गया, लेकिन मार्गदर्शक होने के लिए परीक्षा पास करना नहीं है। मार्गदर्शक होने के लिए अनुभव की आवश्यकता है। और एक असफल व्यक्ति आपका मार्गदर्शन ज्यादा कर सकता है, उसको अनुभव ज्यादा हुआ है क्योंकि वो हर समय को जिया है, असफलता के हर क्षण को महसूस किया है। उसको मालूम है कि किस असफलता का क्या कारण हो सकता है। जो सफल हो गया वो बहुत सारी कमियों को लेकर भी सफल होता है, ऐसा थोड़ा है। मैं आपको 50 ऐसे एग्जाम्पल बता दूं जहां बड़े बड़े मिस्टेक्स किए हैं, टॉपरों ने सफल हो गए। ये उन्होंने खुद स्वीकार किया है। आज मैं अपने अनुभव के माध्यम से यही बताने जा रहा हूं आपको। एक विद्यार्थी सालों तैयारी करता है, सालों आईएएस की परीक्षा देता है, परिश्रम करता है, लेकिन सफल नहीं हो पाता है। तो उसके समक्ष बार बार यही प्रश्न आता है कि क्या वह अयोग्य है, क्या वह असफल है, क्या वह बेकार है, क्या उसके अंदर परिश्रम की कमी है, क्या वह सही किताब नहीं पढ़ पा रहा है। लेकिन आज मैं इसको आपका सही कारण बताऊं
वास्तव में सालों की तैयारी के बाद यदि आपका सिलेक्शन यूपीएससी में नहीं हुआ तो इसका प्रमुख कारण है सही डायरेक्शन और सही स्ट्रेटजी की कमी। अर्थात ज्यादातर विद्यार्थी अगर सालों से तैयारी कर रहे हैं तो इसका प्रमुख कारण है कि उनका डायरेक्शन गलत हो सकता है और उनकी स्ट्रेटजी भी गलत हो सकती है। अब साहब के समझ सबसे बड़ा प्रश्न आ जाएगा कि विद्यार्थी इतने बड़े बड़े टीचरों से ज्ञान ले रहे हैं, इतने बड़े कोचिंगों से ज्ञान ले रहे हैं, इतने ब्रिलियंट हैं, और सर आप कह रहे हैं कि उनकी डायरेक्शन ही गलत है, उनका स्ट्रेटजी ही गलत है। भाई कोई व्यक्ति सालों से तैयारी कर रहा है इसका मतलब थोड़ा कि इसकी स्ट्रेटजी सही है, इसका मतलब थोड़ा कि उसका डायरेक्शन बिल्कुल सही है। ऐसा नहीं है कि वो सालों से तैयारी कर रहा है तो वो सही दिशा में है। अभी आप पिछले टॉपर आईएएस टॉपर के बारे में पढ़ कर सकते हैं, 30 साल प्रीलिम्स नहीं निकला, क्या था, क्या डायरेक्शन सही था, क्या स्ट्रेटजी सही था, उन्होंने खुद इस बात को स्वीकार किया है। और जैसे ही डायरेक्शन स्ट्रेटजी सही हुआ, देखिए टॉपर रैंक में आ गए। और ये एक टॉपर नहीं, मैं आपको सैकड़ों टॉपर का एग्जांपल दे सकता हूं। सालों पढ़ना इस बात को इंगित नहीं करता है कि आप सही डायरेक्शन में। और अपने वर्षों के अनुभव से मैं ये जरूर समझ पाया हूं, हो सकता है मुझसे ही कई स्ट्रेटजी में गलती हुई हो। अगर 20 सालों की तैयारी के बाद मैं निकट पहुंचकर भी अंततः नहीं हो पाया तो यह भी हो सकता है कि कोई स्ट्रेटजी मेरी कमी पड़ी हो, कुछ तो कमी रही होगी। आज इन्हीं अनुभव को आपके समक्ष मैं यही डायरेक्ट बताने जा रहा हूं कि मुख्य कारण सही डायरेक्शन और सही स्ट्रेटजी कमी होती। अब प्रश्न यह उठता है कि भैया गलत डायरेक्शन क्या है? क्या आप किताब सही नहीं पढ़ रहे हैं, या आप परिश्रम सही नहीं कर रहे हैं, या आपके अंदर गुणों का अभाव है? क्या यह सही डायरेक्शन की कमी है? नहीं। तो गलत डायरेक्शन है क्या? गलत डायरेक्शन का पहला जो अर्थ है वो यही है कि यह जाने बिना आपको पढ़ रहे हैं कि यूपीएससी पूछता क्या है। ठीक है ना? यूपीएससी क्या पूछता है, पता चला आप मटेरियल पढ़ते जा रहे हैं, किताब पढ़ते जा रहे हैं, कोचिंग के नोट्स पढ़ते जा रहे हैं, टीचर पढ़ते जा, और आप यही नहीं समझ पा रहे हैं कि यूपीएससी क्या पूछता है, कैसा पूछता है, किस प्रकार का पूछता है। यानी आपको यही नहीं समझ में आ रहा है कि यूपीएससी किस प्रकार के प्रश्न आपके समक्ष रख रहा है। ठीक, आप प्रश्नों को हल कर ले जा रहे हैं, ठीक है, आपकी पढ़ाई एक लेवल तक पहुंच चुकी है, लेकिन आपको जान के आश्चर्य होगा बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो यूपीएससी के अनुसार तैयारी नहीं करते, और एक बहुत बड़ा कारण है असफलता का। तो सबसे पहला जो गलत डायरेक्शन है वो यही है कि यूपीएससी किस प्रकार से प्रश्न पूछता है इसको बिना जाने बहुत सारे विद्यार्थी पढ़ाई करते हो। ये आप ये इनकार नहीं कर सकते। सालों तैयारी करते हैं, कुछ तो है बिना साल के ही तैयारी शुरू कर देते हैं, पहला कारण। दूसरा, नया किताब, नई कोचिंग, नए टॉपर के स्ट्रेटजी को बार बार फॉलो करना। मान लीजिए मार्केट में कोई नई किताब आके, हाँ ले लो, अरे उसमें ये जानकारी दी है, ले लो उसको पढ़ो। फिर अगली किताब आ गई, अरे फलानवा पब्लिकेशन का किताब आया, बहुत अच्छा लिखा है, उसको लेकर उसको पढ़ रहे हैं। अरे फलाने कोचिंग में चला जाए, वहां बहुत अच्छे टीचर हैं, उस कोचिंग में चला जाए, वहां बहुत अच्छे टीचर हैं, अरे उनका इकोनॉमिक्स बड़ा अच्छा है, उनका पॉलिटी बड़ा अच्छा है, उनका एथिक्स बड़ा अच्छा है। कुछ बच्चे तो रोज डेमो करते हैं, कुछ बच्चे तो कोचिंगों का मतलब डेमो बना के रख दिया है। जब भी नया उनका कार्यकाल शुरू होगा, नया कार्यक्रम पढ़ाई का, पहुंच जाएंगे। मतलब जैसे लग रहा है कि कोई प्रदर्शनी लगा है और आप जाके देख रहे हैं। तो नई कोचिंग में आप जा रहे हैं, नए टीचर बदल रहे हैं। कोई टॉपर आ गया, उसने कहा मैं 5 घंटा पढ़ा, तो आप 5 घंटा पढ़ने लगे। कोई टॉपर ने कहा हम 8 घंटा पढ़े, 12 घंटा पढ़े, आप 12 घंटा पढ़ने लगे, उसको फॉलो करने लगे। किसी टॉपर ने कहा
कि मैं इस किताब को पढ़ा, आप उस किताब को पढ़ने लगे। यानी आप अपनी स्ट्रेटेजी पे कांस्टेंट नहीं है, कंसिस्टेंट नहीं है। आप क्या कर रहे हैं, आप जिसको देख रहे हैं, जिसको नया पा रहे हैं, आप उसको फॉलो करने लगे। यूपीएससी में सफलता अपने आप को फॉलो करने से मिलती है, दूसरों को फॉलो करने से नहीं मिलती है। आपका फॉलो अप स्ट्रांग होना चाहिए। यूपीएससी में एक विद्यार्थी अगर बार बार किसी और को फॉलो करता रहेगा तो उसके पास अपना क्या भाई, अपना क्या बताइए। सिलेक्शन तो अपने से ना होना है कि फला टाइपर ने बता दिया था ये बात, तो उससे सिलेक्शन थोड़ा होना है। सिलेक्शन तो आपका अपने को फॉलो करने से होगा, अपने विचारों को, अपने परिश्रम को, अपने दृष्टिकोण को, अपने नोट्स को, अपने किताब को, इससे सिलेक्शन मिलने वाला है। तो सबसे पहला दूसरी जो गलत डायरेक्शन है वो दूसरों को फॉलो करना, चाहे दूसरी कोचिंग, चाहे नई किताब, चाहे नया टीचर, चाहे नया टॉपर। ठीक। तीसरा डायरेक्शन गलत है। दो तो आपको बता दिया, आप समझते चलिए। और जो मैं बता रहा हूं वो चाहे 10 साल पुराना स्टूडेंट हो, चाहे 5 साल पुराना हो, चाहे बिगनर्स हो, चाहे बिगनर ही क्यों ना हो। बिगनर होगा तो वो तो आगे ये गलती नहीं करेगा। गलती तो सबसे होनी ही होनी है। इसीलिए देखिए ना, आज का सिलेक्शन वो पहले दूसरे तीसरे नहीं हो रहा है। क्या यह बिना गलती के हो रहा है ऐसा? आप खुद कल्पना करिए कि क्या यह बिना गलती के हो रहा है। चलिए साल 2 साल नहीं हुआ, लेकिन 5 साल में प्री नहीं निकल रहा, 10 साल में प्री नहीं निकल रहा, ये क्या है? अब आईएएस की तैयारी करने वाला स्टूडेंट इतना कमजोर थोड़ा ही है। मैं कैसे मानूं कि कमजोर है? भाई साल 2 साल तो लग ही जाना है। मैं ये नहीं करो साल 2 साल अटेम्प्ट वो दिया, नहीं आ पाया आयोग में, लेकिन 5 साल में अगर प्री नहीं निकल रहा है, 5 साल में वो क्वेश्चन को नहीं समझ पा रहा है, 5 साल में वो अपने आप को कंसिस्टेंट, कांस्टेंट या अपनी विचारधारा को विकसित नहीं कर पा रहा है, तो फिर आप बताइए कि उसका डायरेक्शन कैसे सही हो सकता है? ठीक है, ये एक यक्ष प्रश्न है। इसके अलावा तीसरा जो गलत डायरेक्शन है, यह समझ लेना कि अधिक मेहनत अधिक सफलता। अधिक मेहनत से सफलता नहीं मिलती है, बल्कि सही दिशा में मेहनत करने से सफलता मिलती है। अब एक बच्चा साल भर केवल खेल की तैयारी कर रहा है कि कौन सा खेल हुआ, कौन सा मैच किसने जीता, कौन सा ट्रॉफी कौन पाया। कितने क्वेश्चन आ जाएंगे करंट अफेयर्स के भाई, उसमें कितने आ जाएंगे? अब वो कह रहा कि मैं साल भर करंट अफेयर्स पढ़ा, लेकिन करंट अफेयर्स वो खेल पढ़ रहा है, वो ट्रॉफी पढ़ रहा है, वो पुरस्कार पढ़ रहा है। कितना आ जाएगा भाई? एक क्वेश्चन आ जाएगा, बहुत अधिक 2 क्वेश्चन आ जाएगा। रिपोर्ट पढ़ ही नहीं रहा है, सूचकांक पढ़ ही नहीं रहा है, डिसीजन पढ़ ही नहीं रहा है, योजनाओं को पढ़ ही नहीं रहा है, न्याय निर्णयों को पढ़ ही नहीं रहा है, इंटरनेशनल रिलेशंस को पढ़ ही नहीं रहा है। तारा करंट अफेयर्स पढ़ रहा है क्योंकि साल भर उसने खेल को पढ़ लिया, ट्रॉफी को पढ़ लिया, पुरस्कार को पढ़ लिया। तो ज्यादा पढ़ना सिलेक्शन का कारण नहीं है, सही दिशा में पढ़ना सिलेक्शन का कारण है। जो नहीं पढ़ना वो भी पढ़ रहा है, जो नहीं पढ़ना वो भी पढ़ रहा है। ये चौथा गलत डायरेक्शन हुआ। आप गिनते चलिए किस डायरेक्शन को। चौथा पढ़ रहा है कि जो नहीं पढ़ना वो भी पढ़ लेगा। अच्छा ये भी है, पढ़ लो, ये भी है, पढ़ लो। भाई आप स्टूडेंट है, विद्यार्थी हैं। गाय बैल भैंस नहीं है कि घास देखा यहां खाया, फुरिस खाया, फिर वहां खाने चले गए। गाय कस क्या होती है? अगर किसी गाय या भैंस या कोई जानवर है, अगर मैदान में घास चर रहा है तो उसकी बुद्धि क्या है? वो ये नहीं सोचेगा कि यहां वाला खा ले, पहले उसको जहां जहां दिख रहा हो खाते चल जा रहा है। यहां थोड़ी खाया, उसको अरे वहां, फिर वहां चला गया, फिर वहां वहां वहां। आप ऐसे थोड़े, यहां पर आईएएस के विद्यार्थी हैं। यू आर प्राइड टू बी एन आईएएस एस्पिरेंट। आपको आईएएस एस्पिरेंट होने पर गर्व होना चाहिए।
आप बैल बुद्धि नहीं है, गाय बुद्धि नहीं है, आप आईएएस एस्पिरेंट। और ये जो मैं गलत डायरेक्शन बता रहा हूं उसमें एक दो विद्यार्थी नहीं है, एक बड़ा परसेंटेज इसमें शामिल है। तो ये गलत डायरेक्शन जब आपके समक्ष आ रहा है और अगर विद्यार्थी इसको सुधार नहीं कर रहा है, इसके बाद भी सालों वो तैयारी कर रहा है। अब कोई विद्यार्थी जीएस पढ़ रहा है लेकिन वो क्वेश्चन का डिमांड ही नहीं समझ पा रहा है, ठीक, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा, मेंस में आया, अब वो क्वेश्चन का डिमांड नहीं लिख रहा है, वो लिख रहा है जिसको वो जान रहा है। ज्यादातर विद्यार्थी मेंस में क्यों असफल होते हैं? क्योंकि वो लिख रहे हैं जिसको वो जानते हैं, ना कि वो नहीं लिखते हैं जो क्वेश्चन पूछ रहा है। वो क्वेश्चन को डिमांड के अनुसार नहीं लिखते हैं, बल्कि क्वेश्चन को अपने जानकारी के अनुसार लिखते हैं। दिस इज द मेन काज टू फेल्योर इन द मेंस एग्जामिनेशन। मेंस एग्जामिनेशन में फेल होने का सबसे बड़ा कारण यही है कि विद्यार्थी क्वेश्चन की डिमांड के अनुसार ना लिखकर अपने जानकारी के अनुसार लिख कर आता है। तो आप बताइए क्या ये गलत डायरेक्शन नहीं है? क्वेश्चन लिख रहा है लेकिन फैक्ट डालकर आ रहा है, उसका एनालिसिस कर ही नहीं रहा है। भाई एनालिसिस जरूरी है ना, कि केवल फैक्ट तथ्यों का भरमार थोड़े एग्जाम है, नंबर एनालिसिस करने पर मिलता है। तो भैया ये मेहनत नहीं है, ये ब्लाइंड मेहनत। मेहनत तो आप कर ही रहे हैं लेकिन ये ब्लाइंड मेहनत है। इसी को मैं यहां बताने आया हूं, इसी को मैं आपके समक्ष बताने आया हूं। हमारा कर्तव्य है ये, इट्स माई ड्यूटी। नो एनी थैंक्स फॉर दिस लेक्चर, इट्स माई ड्यूटी। अगर मैंने 20 साल संघर्ष किया है, नहीं बन पाया, ये मेरी ड्यूटी है कि आपको बताऊं। जो मैंने गलती किया, जो मैंने पहुंच कर भी नहीं पहुंच पाया, हर टीचर का एक कर्तव्य होना चाहिए। केवल ऐसा थोड़ी हमारे पास हम लोग केवल पैसे के लिए, हम लोग आपके लिए हैं। अभी अलग की बात है, जीविका चलाना हो तो बहुत सारे कार्य आदमी करता है, पैसा लेता, ये इसको आप केवल जीविका मान सकते हैं कि जीविका के लिए हम लोग को ऐसा करना पड़ता है। लेकिन असल तो काम हम लोग का यही है कि अपने वर्षों के अनुभव से आपको जरूर सही मार्गदर्शन दीजिए। हमारा काम हम लोग का यही होना चाहिए और मेरा सोच यही है। अभी अलग की बात है कि कुछ और करना पड़े, फीस लेना पड़े कुछ, भाई ये तो इसके बिना तो हम जिंदा ही नहीं रहेंगे, तो फिर आपको मार्गदर्शन कैसे करेंगे? तो प्रश्न उठता है कि सही दिशा क्या होता है? गलत डायरेक्शन तो मैंने आपको बता दिया, तो सही डायरेक्शन क्या है? देखिए, यूपीएससी किताब नहीं देखता है। सही डायरेक्शन का जो पहला निहितार्थ है, पहला तात्पर्य है कि यूपीएससी किताब नहीं देखता है, यूपीएससी कोचिंग नहीं देखता है। यूपीएससी आपने कितना पढ़ा ये नहीं देखता है, यूपीएससी आपकी सोच देखता है, यूपीएससी आपका दृष्टिकोण देखता है, यूपीएससी आपकी सही दिशा को देखता है। तो जो विद्यार्थी सही डायरेक्शन में तैयारी कर रहा है, उसका पहला लक्षण क्या होगा? अब तो मैंने बता दिया आपको कि डायरेक्शन गलत क्या है, सही डायरेक्शन में यूपीएससी देखना क्या चाहता है। तो जो विद्यार्थी सही डायरेक्शन में है उसको पहला क्या लक्षण है? पहला लक्षण है कि वह पढ़ता नहीं है बल्कि पढ़ाई के प्रति समझ विकसित करता है। पढ़ाई के प्रति क्या करता है? समझ विकसित करता है। अब समझ वो सिलेबस के प्रति करता है, सब्जेक्ट के प्रति भी करता है और क्वेश्चन के प्रति भी करता है। ऐसा नहीं कि वो समझ विकसित कर रहा किसके प्रति? पहले तो वो सिलेबस को भी समझ रहा है, फिर क्या कर रहा है वो सिलेबस के बाद जो उसके सब्जेक्ट हैं, चाहे जीएस के हैं चाहे ऑप्शनल के, उसको भी विकसित कर रहा है। देखिए, हर सब्जेक्ट के कोर कॉन्सेप्ट होते हैं, हर सब्जेक्ट के होंगे। इकोनॉमिक्स के कोर कॉन्सेप्ट अलग हैं, एथिक्स के कोर कॉन्सेप्ट अलग हैं, जो आपको हमेशा इंटीग्रिटी और आपको हमेशा ऐसे शब्दों का चयन हमेशा करना है जो लगे कि आप हाँ एथिक्स लिख रहे हैं। अब एथिक्स को आप समाजशास्त्र की तरफ थोड़ा लिख देंगे, दर्शन शास्त्र को आप पॉलिटिक्स की तरफ थोड़ा लिख देंगे। पॉलिटिक्स के शब्द हैं। आपको कोर कॉन्सेप्ट जानना है, हर विषय का कोर कॉन्सेप्ट होता है। मैं आपको इस पे बहुत विस्तार से लेक्चर लाऊंगा और मैं दिखाऊंगा
और एग्जामिनर जब उस सब्जेक्ट को देखता है ना, तो कोर कॉन्सेप्ट को, कोर वोकैबुलरी को देखता है कि क्या आपने उन शब्दों का प्रयोग किया है कि नहीं। वो समझ जाएगा कि ये किस चीज का लेक्चर है। ये आप समझ के चलिए। तो आप समझ विकसित करना है आपको, चाहे वो अपने सिलेबस के अनुसार हो, चाहे विषय का, और चाहे क्वेश्चन का। अगर आप समझ विकसित नहीं कर पा रहे हैं तो ये सही डायरेक्शन नहीं है। आप केवल पढ़ रहे हैं, तथ्यों को रट रहे हैं, किताबों को जुटा रहे हैं, नए नए कोचिंग को बदल रहे हैं। ये डायरेक्शन नहीं सही है। आप चाहे आप अपने पढ़िए, चाहे कोचिंग में पढ़िए, चाहे किसी टीचर से पढ़िए, आपको समझ विकसित करना है। ठीक है, पहला। दूसरा, यदि सही डायरेक्शन आपको चाहिए तो दूसरा शर्त क्या है कि तैयारी यूपीएससी डिमांड के अनुसार होनी चाहिए। दूसरा, यूपीएससी डिमांड क्या है? प्रीलिम्स का डिमांड ऑब्जेक्टिव है, फैक्चुअल भी है, कॉन्सेप्चुअल भी है। मेंस का डिमांड सब्जेक्टिव है। प्रीलिम्स में 4 उत्तर वो दे के रखा है, आपको ऑब्जेक्टिव होना कि कौन सही है। ये तभी होगा जब ज्ञान आपके पास बहुत ज्यादा होगा। लेकिन मेंस में उत्तर सब्जेक्टिव है, जो आपके आत्मा पर निर्भर है। 10,000 लोग 10,000 उत्तर लिखेंगे, और उस समय आप लिख कब पाएंगे? जब आपका अपना ओन होगा। प्री में आपके पास ये नहीं बताना कि उत्तर आपको देना है, उत्तर है वहां, आपको सही या गलत को जज करना है। लेकिन मेंस में सब्जेक्टिव है, आप जो लिखेंगे वो सही लिखेंगे या गलत लिखेंगे, ये आपके ऊपर निर्भर है। प्रश्न तो उसने दे दिया। अब आप ऑब्जेक्टिव को सब्जेक्टिव के रूप में, सब्जेक्टिव को ऑब्जेक्टिव रूप में लिख रहे हैं, कैसे होगा? पढ़ रहे हैं, कैसे होगा? इंटरव्यू को आपको नॉलेज टेस्ट के रूप में, पर्सनालिटी टेस्ट के रूप में देखना है। पता चला आपने पूरा इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ के चले गए, आपको लग रहा है कि वहां, हालांकि पूछने वाला भाई स्वतंत्र है। देखिए, मैं एक सामान्य निष्कर्ष पर डिस्कशन कर रहा हूं, पूछने वाला स्वतंत्र है, कुछ भी पूछ सकता है। अब मान लीजिए कोई उसमें ऐसा एग्जामिनर बैठ गया जिसको इकोनॉमिक्स का ज्ञान है, इकोनॉमिक्स से पूछ डालेगा, हिस्ट्री ज्ञान है, हिस्ट्री से पूछ डालेगा। अब उसको तो पर्सनालिटी पूछना है, लेकिन उसको जो समझ में आ रहा पूछ दिया, भाई वो तो स्वतंत्र है। इसीलिए जितने इंटरव्यूअर निकलते हैं, इंटरव्यू देकर निकलते हैं लोग, वो बताते हैं अपने आप को कि ये पूछा वो पूछा, सबसे अलग अलग, लेकिन है तो असल में पर्सनालिटी टेस्ट। आपको अपने पर्सनालिटी पर मेहनत करना है। पता चला आपने आप तैयारी करके गए कि आपको क्या अच्छा लगता है, पूछ लिया आपको क्या बुरा लगता है, क्या खराब लगता है। अच्छा, आप बताइए कि आपकी तैयारी, आपको सेलेक्ट क्यों किया जाए? अब बताइए, आप सारे साल में तैयारी कर रहे हैं खाली सिलेक्शन हो जाए, लेकिन आप ये खुद ही नहीं बता रहे हैं कि आपका सिलेक्शन क्यों किया जाए। ये तो बताना, ये तो आपको जानना पड़ेगा ना कि आपके अंदर वो कौन कौन सी अच्छाइयां हैं कि आपका सिलेक्शन क्यों किया जाए, और फिर ये भी जानना है कि आपका सिलेक्शन क्यों ना किया जाए, कौन कौन सी आपकी कमजोरियां हैं। तो आपको डिमांड के अनुसार प्रिपरेशन करना पड़ेगा, आपकी समस्या दूर हो जाएगा, बहुत जल्दी दूर हो जाएगा। ये कोई पहाड़ नहीं है, ये जो भी मैं डिस्कशन कर रहा हूं ऐसा थोड़ा कि ये पहाड़ है आप कर नहीं पाएंगे, आप कर लेंगे, आपके अंदर क्षमता है। लेकिन इसके लिए आपको एनालाइज करना पड़ेगा, डायरेक्शन सही हो, और सेल्फ एनालिसिस करना पड़ेगा। जब आप अपने आप का सेल्फ एनालिसिस करेंगे तो मेंस का उत्तर लिख रहे हैं, आपको मालूम होना चाहिए कि मेंस में आपका स्ट्रक्चर क्या है, आपकी प्रासंगिकता क्या है, कि आप उसको जोड़ पा रहे हैं, वर्तमान केस स्टडीज से नहीं जोड़ पा रहे हैं, ये सब आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, यानी आपको जो भी काम करना है समझ विकसित करके पढ़ाई करना है। पहला, सही डायरेक्शन के लिए क्वेश्चन की डिमांड के अनुसार तैयार करना है, और आपको अधिक जानकारी नहीं बल्कि स्पष्ट जानकारी रखना है। सिविल सेवा में सिलेक्शन अधिक जानकारी से नहीं होता है, सिविल सेवा में सिलेक्शन स्पष्ट जानकारी से होता है। ठीक, और क्वेश्चन के आप जो भी लिख रहे हैं, जो भी आंसर दे रहे हैं, प्रासंगिकता के अनुसार आप देंगे। अगर आप इन चीजों को कर रहे हैं तैयारी, मतलब क्या करना है आपको कंसंट्रेट करना है, सेल्फ एनालिसिस करके करेंगे तो ये सब चीज हो जाएगा।
जब आप सेल्फ एनालिसिस करेंगे तो ये जितने भी चीजें हम बता रहे हैं सही डायरेक्शन को आप सब कर लेंगे। चाहे वो समझ विकसित करना हो, चाहे स्पष्ट जानकारी लेना हो, चाहे क्वेश्चन को डिमांड के अनुसार हो लिखना पढ़ना हो, डिमांड के अनुसार आपको पढ़ाई करना हो, यूपीएससी डिमांड के अनुसार, चाहे आपको मेंस में आंसर लिखना हो रिलेवेंट, ये सब आप कर ले जाएंगे जब आप एनालिसिस करेंगे। अब मान लीजिए आर्टिकल आप पढ़ रहे हैं, आर्टिकल आपने याद कर लिया, आर्टिकल 15 धर्म, मूल, वंश, लिंग, जाति, जन्म स्थान के आधार पर विभेद का पश्चात, ठीक। लेकिन इसी में प्रिवेंटिव डिस्क्रिमिनेशन यानी संरक्षणात्मक भेदभाव का भी बात किया गया है। आर्टिकल 15 खंड 3 अनुच्छेद 15 खंड 3 महिलाओं बच्चों के लिए, पिछड़े वर्गों के आर्टिकल 15 खंड 4 खंड 3 में महिलाओं को संरक्षण दिया गया है, बच्चों को खंड 4। अब आप ये पढ़ा ही नहीं तो समझ कहां विकसित हुआ। अनुच्छेद अगर आप पढ़ रहे हैं पॉलिटी में तो केवल अनुच्छेद याद नहीं करना है, बल्कि अनुच्छेद को समझना है, क्यों इसको लाया गया ये भी जानना है, इसका अपवाद क्या है ये भी जानना है, इसका उपयोग कहां है ये भी जानना है। यही ना हुआ डिमांड के अनुसार पढ़ना। आप 15 पढ़ के चले गए और उसका अपवाद मन में नहीं है, उसी में एक तरफ रोका गया है। आप जाने किस आधार पर भेद नहीं करना है, ये पढ़ के नहीं गए किस आधार पर भेद हो सकता है। भाषा के आधार पर भेद हो सकता है, भाषा के आधार पर भेद हो सकता है, ठीक। आप पढ़ के गए कि किस आधार पर भेद नहीं हो सकता है, वहां पूछ दिया आर्टिकल 15 के तहत किस आधार पर भेद किया जा सकता है, बात खत्म। अब तो सारा पढ़ाई बेकार हो गया। आप धर्म, मूल, वंश, लिंग, जाति, जन्म स्थान के आधार पर विभेद का पश्चात पढ़ रहे हैं। भाषा के आधार पर भेद हो सकता है, योग्यता के आधार पर भेद हो सकता है, पढ़ाई के आधार पर भेद हो सकता है। अब बताइए, ये डीप नॉलेज है, डीप एनालिसिस है, यही तो बताने हम लोग आए हैं, यही बताना है। तो इन चीजों को अगर आप इस तरह से पढ़ते हैं तो आप मान के चलिए आप सही दिशा में हैं, और जो बार बार सालों से तैयारी करने के बाद सिलेक्शन नहीं हो रहा वो एक दिशा सही मिल जाएगा। एक बार आप इसको प्रयोग करके देखिए। अब प्रश्न उठता है कि गलत स्ट्रेटजी क्या है। हमने गलत डायरेक्शन और सही डायरेक्शन का बात कर लिया, जो मैंने कारण बताया था आपको, कई सालों से तैयारी के बाद सिलेक्शन नहीं हो रहा है। अब हम लोग बात करेंगे कि गलत डायरेक्शन क्या है। आखिर एक विद्यार्थी सालों की तैयारी के बाद यदि सिलेक्शन नहीं ले पा रहा है तो उसका गलत स्ट्रेटजी क्या है। पहला, 10 से 12 घंटा पढ़ रहा है, रिवाइज नहीं कर रहा है। 10 से 12 घंटा, 14 घंटा, 16 घंटा पढ़ रहा है, लेकिन रिवाइज नहीं कर रहा। वो चीजें अगले कुछ घंटा बाद नहीं हो जा रही। रिवाइज करने का पूरा एक सेटलमेंट है कि उस दिन शाम को आपको पूरी तैयारी करना है, फिर हफ्ते में रिवाइज करना है, फिर महीने में रिवाइज करना है, फिर 3 महीने में करना है, फिर 6 महीने में करना है, फिर 12 महीने में करना है। सब बताएंगे आपको, पूरा चीज बताऊंगा। अभी धीरे धीरे, अभी तो हम लोग इसको रियल टॉक के बारे में पूरी बात, समस्याओं, आपके समस्याओं को हम यहां विश्लेषित कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे हम लोग हर तरफ पहुंचेंगे। पहले एक एक करके हम लोग जानेंगे। वर्षों के अनुभव को मैं एक एक करके लूंगा। अब वो रिवाइज नहीं कर रहा है तो 24 घंटे के बाद तो वो भी नया हो गया, क्योंकि याददाश्त का सबसे सरल तरीका जो है, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 4 बार नहीं, बल्कि बार बार पढ़ना। आप क्या करते, 1 बार पढ़े, 2 बार पढ़े, 3 बार पढ़े, 4 बार पढ़े, हो गया, नहीं याद होगा। जीएस है, सब्जेक्ट है, आपको बार बार पढ़ना है। अब वो 10 से 12 घंटा पढ़ रहा है, लेकिन वो रिवाइज ही नहीं कर रहा है, दोहरा ही नहीं रहा है, वो नया हो जा रहा है। पहला गलत स्ट्रेटेजी। दूसरा, वो नोट्स बना रहा है, लेकिन ना ही एमसीक्यू का प्रैक्टिस कर रहा है और ना ही आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस कर रहा है। मान लीजिए एक सीमा के बाद उसका नोट बन रहा है, अब वो बार बार नोट बनाता चला जा रहा, किताब पढ़ता चला जा रहा है, लेकिन ना ही उसको एमसीक्यू का वो प्रैक्टिस कर रहा है और ना ही आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस कर रहा है। ये गलत दिशा हो गया। बहुत लड़के सालों ये नहीं करते, बहुत लड़के हैं जो सालों नहीं करते। ठीक, ये दूसरी गलती है, जो गलत स्ट्रेटेजी है, दूसरी है।
कि नोट बनाते जाना, किताब पढ़ते जाना, लेकिन ना ही एमसीक्यू हल करना और ना ही आंसर राइटिंग करना। कैसे आपको पता चलेगा आप कितने पानी में हैं? भाई, आपकी पढ़ाई, आपकी क्षमता, आप कितने पानी में हैं, यह तो तभी पता चलेगा ना जब आप अपने पढ़ाई की जांच करें कि आपने कितना पढ़ा, उससे आपको कितनी जानकारी हुई, कितना आपको ज्ञान हुआ। इसका तरीका है कि आप एमसीक्यू को भी हल करें और आंसर राइटिंग भी करें। अब आप अगर आंख बंद करके आप मौलिक अधिकार लगातार पढ़ रहे हैं, आप देखिए, आप में से सारे विद्यार्थी इस टेस्ट करिएगा, आप मौलिक अधिकार 50 बार पढ़े होंगे, लेकिन यदि अपने मन से कह दिया जाए लिखने को 6 मौलिक अधिकार, उसके बारे में सही से लिखने का, उसको एनालिसिस करके लिखने का, एनालाइज करके, बहुत कम लड़के लिख पाए। वो केवल फंडामेंटल राइट, जो सबसे इजी बता रहा हूं आपको, फंडामेंटल राइट पे जा रहा हूं, जो सबसे ज्यादा पढ़ते हैं लोग, पढ़ाते हैं, अपने ही आंख बंद करके कह दिया जाए लिखने को, बहुत कठिन हो जाएगा। तो भैया, नोट्स बनाते जाना, पढ़ते जाना नहीं है, उसको एमसीक्यू और आंसर राइटिंग भी जानना है। इसके अलावा टेस्ट सीरीज को आप उसको अपना नॉलेज टेस्ट देख रहे हैं, आप उसको इस रूप में नहीं देख रहे हैं कि वो हमारा इंप्रूवमेंट टूल है, आप इस रूप में नहीं देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि वो हमारे नॉलेज को टेस्ट कर रहा है। आप उसको क्या मानिए, इंप्रूवमेंट टूल मानिए, ठीक है। अगर आप उसको इंप्रूवमेंट टूल के रूप में देखेंगे तो जाहिर सी बात है भाई, एक विद्यार्थी हर साल 5 साल से प्रीलिम्स दे रहा है, क्लियर नहीं कर पा रहा है, वही किताब पढ़ रहा है, उतने ही घंटे तैयारी कर रहा है, उसी समय पढ़ाई कर रहा है, इसको कंसिस्टेंसी नहीं कहा जाएगा, इसको गलती को बार बार दोहराना कहा जाएगा, इसको गलती को बार बार दोहराना कहा जाएगा। ये स्ट्रेटजी गलत के मैंने पूरे आपको देखिए, और भी बहुत हो सकता है, ठीक है ना। मैं यहां एक वेल इस्टेब्लिश्ड एस्पिरेंट की बात कर रहा हूं। ऐसे तो बहुत सारी कमियां हो सकती है, बहुत सारी स्ट्रेटजी में गलती हो सकती है, डायरेक्शन में गलती हो सकती है, इसका कोई गिनती तो है नहीं, ना अच्छाइयों की गिनती है, ना कमियों की गिनती है। मैं वो नहीं गिनाने आया हूं, मैं यहां एक यथार्थ बातों को लेकर आया हूं जो वास्तविक एस्पिरेंट में हो सकती है। भाई, अगर 55 साल वो तैयारी कर रहा, प्री नहीं निकल रहा है, तो ऐसा तो हम कहेंगे नहीं उसके अंदर क्षमता नहीं, उसकी योग्यता नहीं है, ऐसा कैसे कह देंगे? 5 साल रुकना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जिनको भागना होता है, संपार फाटक पर जब आप जाते हैं, सिग्नल में लिखा आता है जिनको जल्दी थी वो चले गए, जिनको जल्दी थी वो चले गए सिग्नल पे, रेलवे सिग्नल पर, मतलब जिनको जल्दी थी वो चले गए, मतलब अब कहां चले गए इसके बारे में आप समझ सकते हैं। तो जो एस्पिरेंट नहीं होते वो साल 2 साल में निकल जाते हैं। 5 साल तो एक योग्य आदमी बैठ रहा है भाई, क्षमता वाला आदमी बैठ रहा है, इतना आसान नहीं है, वो योग्य है। जो साल 2 साल ही टिक रहा वो भी बहुत बढ़िया स्टूडेंट, ऐसा नहीं है। मैं उस दर्द से गुजरा हूं हर समय, मैं अकेले तैयारी खुद किया, मैं समझ, एक एक क्षण को मैंने जिया है। तो आप बताइए, मैं नहीं समझ रहा हूं इस बात को। 5 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल बहुत बड़ी बात है। 10-10 साल से लड़के पड़े हुए हैं, योग्य नहीं, उनके अंदर कमी नहीं है, योग्यता में कोई कमी नहीं है, उनके क्षमता में भी कमी नहीं। हम तो रियलिस्टिक बात करेंगे, मैं डेस्टिनी पे बात नहीं करूंगा, भाग्य पे बात नहीं करूंगा, भाग्य हमारे हाथ में ही नहीं है। हालांकि आपके सिलेक्शन में कर्म भाग्य दोनों का योगदान है, कोई नहीं इसको इंतजार करना मतलब कि आप सच्चाई से भाग रहे हैं भाई। लेकिन मैं उसकी यहां बात तो मैं भाग्यवादी ज्योतिषी थोड़ा भाग्य बताऊंगा भाई, मैं उस 50% कर्म को ही 100% मान के बात कर रहा हूं यहां, ठीक है ना। 50% जो कर्म है, 50% भाग, 50% कर्म, मैं इसी को 50 को 100 मानकर यहां बात कर रहा हूं। क्लियर? तो आप इन बातों को समझें, जितनी भी रियलिस्टिक बातें मैं यहां रियल टॉक अबाउट यूपीएससी आईएएस के बारे में कर रहा हूं, एक एक चीज आपके लिए वरदान साबित होगा। तो प्रश्न यह उठता कि सही स्ट्रेटजी क्या है, सही स्ट्रेटजी में होने का मतलब क्या है?
तो सही स्ट्रेटजी का जो सबसे पहला शर्त है कि आप सिलेबस और पीवाईक्यू, यानी जो आपका सिलेबस है पूरा यूपीएससी का, प्रीवियस ईयर जो के क्वेश्चन, ये आपके लिए सर्वोच्च है। आपको इसके अनुसार पढ़ना है, सिलेबस देखना है और सिलेबस को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कनेक्ट करना है। पता चला आप सिलेबस से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं और उन दिशाओं में भटक गए हैं जहां यूपीएससी का ध्यान नहीं जाता, तो फिर आप कनेक्ट करके क्वेश्चन हल कैसे कर पाएंगे? यूपीएससी के कुछ खास, हालांकि मैं तो टोटल पढ़ने की बात करता हूं, लेकिन इसके बाद भी तो आपको सिलेबस से क्वेश्चन को कनेक्ट करना है, नहीं करना है भाई? ऐसे कैसे नहीं करना? करना तो पड़ेगा ही, भले आप पूरा पढ़ रहे हैं, लेकिन कनेक्ट तो करना ही पड़ेगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन आ रहे हैं, कहां से ज्यादा आ रहे हैं। हालांकि मेरे साथ से सिलेबस में जितना सब पढ़ना, मेरा अपना जो मानना है, लेकिन फिर भी कनेक्ट करना तो आना चाहिए ना। टापर्स क्या करते हैं, वो सिलेबस को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कनेक्ट करके खास चीजों को पढ़ के कई टॉप कर जा रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि आने चीज नहीं पढ़ना है, लेकिन विशेष जानकारी जिस क्षेत्र में है उधर तो 100% निकाल कर लड़के कर ही जा रहे हैं, वो टॉपर कर दे रहे हैं। और अब ये तो थोड़ों को देखने का कि 80-90% फेल हो गए, 10 पास हो गए, 10 का ही आधार बन जा रहा है कि देखो वो खास जगह पढ़ के गया, टॉप करके। मेरा यहां कहना है कि आपको सही दिशा अगर देखना है तो आपको सिलेबस प्लस पिछले सालों के क्वेश्चन को आपको कनेक्ट करना जानना पड़ेगा कि यूपीएससी की सही दिशा क्या है, किस दिशा से प्रश्न पूछ रहा है, क्या उसका क्षेत्र है, कैसे प्रश्न पूछ रहा है, कितना पूछ रहा है, कैसा पूछ रहा है, यह आपको जानना पड़ेगा, यह जरूरी है। पहला स्ट्रेटजी सही है जो मैंने आपको बताया कि आपको कनेक्ट करना है। पहला, आप अगर ये नहीं कर पा रहे तो स्ट्रेटजी गलत है। दूसरा है कम पढ़ो लेकिन बार बार पढ़ो, यानी कम किताब आप पढ़िए, कम किताब पढ़िए लेकिन उसको बार बार पढ़िए। टॉपर 100 किताब नहीं पढ़ रहे हैं, वो 20 किताब को 10 बार पढ़ रहे हैं। तो आपको ज्यादा से है, पढ़ने से ज्यादा है कि आपको बार बार पढ़ना। ज्यादा मतलब ज्यादा किताब पढ़ना, ज्यादा नोट्स पढ़ना। इससे ज्यादा आपको ध्यान रखना है बार बार पढ़ना, क्योंकि आप जितनी बार पढ़ेंगे उतना आपका स्मरण शक्ति तेज होगा, आपका मेमोरी तेज होगा, आपका समझ तेज होगा। लेकिन समझ कर पढ़ना है, बैल बुद्धि वाली पढ़ाई नहीं पढ़ना है, समझ कर पढ़ना है। गधे वाला परिश्रम नहीं करना है, आपको एक बौद्धिक शक्ति वाला परिश्रम करना है, यानी आपका परिश्रम विथ इंटेलिजेंस ही होना है। ठीक है, अगर आप ये कर पा रहे हैं तो ये दूसरी स्ट्रेटजी आपकी बिल्कुल सही है। देखिए, यूपीएससी जो है वो आपको मेमोरी टेस्ट नहीं करता है, यूपीएससी आपका मैच्योरिटी टेस्ट करता है। यूपीएससी में मेमोरी टेस्ट नहीं है। आप देखिए बहुत सारे प्रश्न ऐसे आते हैं यूपीएससी में जो आपके मेमोरी पर आधारित नहीं होता है। आपके विचार, कितना बढ़िया आपका मैच्योर विचार है, कितना आपके पास डीप विचार है, इस पे बहुत आधे से ज्यादा कुछ। देखिए निबंध को कैसा बना दिया आजकल, निबंध को आजकल आप देखिए वो लग ही नहीं रहा जैसे निबंध है, लग रहा है जैसे कोई विचार दे दिया है। ऐसे ऐसे शब्द दे रहा है जो लग ही नहीं रहा है, वो व्यवहारिक या विचारिक चीज है टोटल। वो लगी ना कि किताबी है। क्या यूपीएससी क्या जांच करना चाह रहा है कि आपके अंदर मैच्योरिटी है कि नहीं, आपके विचारों में शक्ति है कि नहीं, आपके विचारों में गहराई है कि नहीं। ये दूसरा सही दिशा। तीसरा हो गया कि आपको राइटिंग भी करना है, उसका फीडबैक भी लेना है। अब राइटिंग में आप ये भी कह सकते हैं आपको एमसीक्यू भी टेस्ट देख कर देना है, फिर आंसर राइटिंग भी करना है, फिर यह भी देखना कि आपका वो सही है, कितना सही है। भाई यदि कोई एस्पिरेंट लिखता नहीं है तो केवल रीडर है, कंपटीटर नहीं है। ऐसा एस्पिरेंट जो यूपीएससी की तैयारी में केवल पढ़ रहा है तो वो केवल रीडर है, कंपटीटर नहीं है।
कंप्यूटर करने के लिए उसको लिखना भी है, उसको प्रश्नों को हल भी करना है, साथ में फीडबैक भी लिखना है कि वो कितने पानी में है। अगर वो ये कर रहा है तो सही स्ट्रेटजी है, ठीक। अगर वो ये नहीं कर पा रहा है तो आपको देखना है कि आप क्वेश्चन में कितना सही लिख रहे हैं, क्वेश्चन का डिमांड कितना है, कितना आपका जो आप इंट्रोडक्शन लिख रहे हैं वो कितना रिलेवेंट है, कितना प्रासंगिक है, आप जो कंक्लूजन लिख रहे हैं वो कितना ऑप्टिमिस्टिक है, ये सब आपको देखना है। आप केवल आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो ये थोड़ा कि आंसर राइटिंग में आप प्रश्न का उत्तर लिख के चले आए। आपको देखना है कि जो आंसर लिख रहे हो डिमांड के अनुसार है कि नहीं। फिर आपने पहले ही कुछ शब्दों में एग्जामिनर को बांध लिया कि नहीं, यानी आपका जो इंट्रोडक्शन है वो कितना रिलेवेंट है, प्रासंगिक है। फिर आप जो कंक्लूजन लिख रहे हैं वो कितना ऑप्टिमिस्टिक, आशावादी है। पता ऐसा तो नहीं आप निराशावादी है, भारत में गरीबी आ गया तो पूर्व घटनाओं को देखकर, इतिहास को देखकर ऐसा लगता है कि कभी गरीबी दूर नहीं हो। जब तक मनुष्य है तब तक गरीबी रहेगी। आप अधिकारी की सोच थोड़ा है। भारत सरकार की वर्तमान नीतियों को देखकर ऐसा लगता है कि कभी बेरोजगारी दूर नहीं होगी। अब आप ये कंक्लूजन लिख कर आ रहे हैं बेरोजगारी, गरीबी के इस प्रश्नों में, तो भाई तो एग्जामिनर आपके ऊपर शंका कर लेने लगेगा कि एक जो यूपीएससी एस्पिरेंट होता है वो होप एंड करेगा, क्योंकि वो समस्या बढ़ाने वाला नहीं माना जाता। यूपीएससी एस्पिरेंट समस्या का समाधान करता माना जाता है, समस्या पैदा करने वाला नहीं माना जाता, समस्या का समाधान करता माना जाता है यूपीएससी। आपका कंक्लूजन हमेशा ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए, आशावादी होना चाहिए, होप एंड होना चाहिए, उसका अंत आशावादी होना चाहिए। आप एनालिसिस करने के बाद आप उन रास्तों को बताएंगे और कंक्लूजन में उसको लिखेंगे, तो होश और निष्कर्ष सही निकलता है कि जैसे ही आपने दिशा, डायरेक्शन सही किया और अपने स्ट्रेटजी को सही किया, आप उस चीज को प्राप्त करेंगे जिसके लिए आप परिश्रम सालों से कर रहे हैं। इसका तो यही मतलब हो गया कि यदि आप बार बार परीक्षा दे रहे हैं, कई साल से तैयारी कर रहे हैं और इसके बाद भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब यह नहीं कि आपके परिश्रम की कमी है, आपकी योग्यता में कमी है, आप इनकैपेबल नहीं हैं, बल्कि सही गाइडेंस और सेल्फ एनालिसिस की कमी थी। अभी तक वो आया नहीं था, और सही गाइडेंस और सही एनालिसिस जैसे ही, सही सेल्फ एनालिसिस जैसे ही आपने किया, यानी जैसे ही आपको सही गाइडेंस मिला और जैसे ही आपने सही सेल्फ एनालिसिस किया, तो आपका डायरेक्शन बदल जाएगा। और जैसे ही आपका डायरेक्शन सही हुआ, आपके स्ट्रेटजी में भी सही परिवर्तन आएगा, और जैसे ही आपके स्ट्रेटजी में सही परिवर्तन आया, आपका रिजल्ट बदल जाएगा, पूरा खेल ही बदल जाएगा, खेल का परिणाम ही बदल जाएगा। सही गाइडेंस प्लस सही सेल्फ एनालिसिस गिव्स सही डायरेक्शन, और सही डायरेक्शन गिव्स सही स्ट्रेटजी, और सही स्ट्रेटजी जो है वो आपके परिणाम को आपके पक्ष में कर देगा। आप वर्षों से जिसकी तैयारी कर रहे हैं, आपको वो दिला देगा जो सपने में आप सोचते हैं। तो आज मैंने इतने देर के लेक्चर के अनुसार एक यूपीएससी के एस्पिरेंट ने की महत्वपूर्ण समस्या को उठाया है। मैंने यह भी प्रयास किया कि कितना संभव हो आपको इसका समाधान मिले। मैंने समाधान भी बताया जो समस्या को नहीं उठाया है, और यह पूरा वर्षों के अनुभव के माध्यम से मैंने जो भी इसके लिए समस्या मैं उसका समाधान करने का प्रयत्न अपने अनुभव से और अन्य स्रोतों के माध्यम से कोशिश किया, और मेरा उद्देश्य यही रहता है कितना ज्यादा से ज्यादा आपके पास डिलीवर कर सकूं, बता सकूं, और अपने वर्षों के अनुभव को आपको दे सकूं। कितना सफल हुआ आप ये जरूर बताइएगा कि आपकी कमी क्या है, किस क्षेत्र में कमी है, इसको आप जरूर बताइए कमेंट में। आप हमको फोन भी कर सकते हैं, पूछ भी सकते हैं।
अपने कमियों को बता भी सकते हैं, ये भी बताइए कि आप क्या गलत डायरेक्शन में अभी तक थे या गलत स्ट्रेटजी में थे। लेकिन ये याद करिएगा कि अगर आपका डायरेक्शन इस दिशा में हुआ, आपकी स्ट्रेटजी इस दिशा में हुआ, तो रिजल्ट आपके पक्ष में होने, खेल का परिणाम आपके पक्ष होने में टाइम नहीं लगेगा। एक नए रियल टॉक के साथ मैं विकास श्रीवास्तव आपके समक्ष पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।